नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश की राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। 2029 में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन उससे पहले 29 से पहले 2027 आएगा। 2027 इसलिए अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे और यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव दरअसल लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल होते हैं। अब दिलचस्प मोड़ पर देश की राजनीति इसलिए भी है क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं बहुत जल्द। अगले 2 दिनों में उनका रिकॉर्ड कायम हो जाएगा, जो नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक लगातार देश के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री होंगे। एक रिकॉर्ड वो बना देंगे। राजनीति दिलचस्प मोड़ पर इसलिए भी है कि नरेंद्र मोदी एक रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है, तो दूसरी तरफ मोदी विरोधी राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर से एकजुट होने की कोशिशें कर रही हैं ताकि 2027 में, और 27 तो नहीं कह सकते, लेकिन 29 में मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए और जवाहरलाल नेहरू का लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड जो है वो ना तोड़ पाए, इसलिए उनको 2029 के चुनाव में हराया जाए। अब वैसे सिर्फ ये एक कारण नहीं है, और भी बहुत से कारण हैं मोदी के विरोध के, लेकिन उन कारणों को चर्चा करेंगे। पर आज अहम इसलिए कि जो मैंने बताया, क्योंकि आखिरकार आज शायद 2 साल बाद आज इंडिया INDIA, जिसको इंडी अलायंस इंडिया अलायंस, जिसको इंडिया अलायंस वाले खुद को इंडिया कहते हैं, आज उस अलायंस की करीब 2 साल बाद बैठक हुई। अब 2 साल में देश की राजनीति बहुत बदल चुकी है। इन 2 सालों में ये जो इंडिया गठबंधन है, इसकी तस्वीर भी बहुत हद तक बदल चुकी है। अब इस गठबंधन में ऐसे कई पिटे हुए मोहरे हैं जो चुनाव हारे हैं, बुरी तरह से हारे। उनमें जो ताजा पिटा हुआ जो मोहरा है वो ममता बनर्जी है। अब तक वो ये जो गठबंधन था, इंडी गठबंधन, अब तक उनको आंख दिखाती थी। उनके नेता कहते थे कि यही एकमात्र नेता है जो इस गठबंधन को लीड कर सकती है, वरना राहुल गांधी में दम नहीं है। लेकिन आज वही ममता बनर्जी, जब उनका स्टेट हाथ से गया, उनकी पार्टी हाथ से जा रही है, तो आज वही लाचार बेबस ममता बनर्जी आज इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने पहुंच गई। सोनिया गांधी जी से गले मिली। खबरें आ रही है, कांग्रेस कह रही है कि भाई घर पे आ जाओ, सिर्फ गठबंधन क्यों, हमारी पार्टी में आ जाओ। अब क्या करेंगी ममता बनर्जी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आज जब ममता बनर्जी इस गठबंधन की बैठक में शामिल हो रही थी, तो ठीक उसी वक्त ममता बनर्जी के 20 सांसद ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाने के लिए दिल्ली में बैठे। अब वो 20 हैं 15 हैं ये कहना मुश्किल है, दावे अलग अलग हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले शुभेंदु अधिकारी, बंगाल के मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता, वो इन बागियों के पास पहुंचे हैं। अब वो ममता बनर्जी खुद गठबंधन में जा रही है, लेकिन गठबंधन में जा रही है तो तब जा रही है जब उनके हाथ में ना उनकी पार्टी बची है, ना पश्चिम बंगाल बचा है। और पिछले कुछ सालों में इस इंडिया गठबंधन की 7 क्षेत्रीय पार्टियां एक एक करके अपने राज्य में धूल धूसरित हो चुकी है। बुरी तरह से इनकी पिटाई हुई है। अब इसलिए कहते हैं जब पिटे हुए मोहरे होते हैं ना, वो कई बार एकजुट हो जाते हैं कि हम तो पिटे लेकिन हम एकजुट हो जाते हैं, एकजुट होकर कुछ करेंगे। और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है। भारत की राजनीति, गठबंधन की राजनीति चल रही है इन दिनों, इसमें कुछ बुराई नहीं है एकजुट होने में। लेकिन सवाल यह है कि 2 साल बाद याद क्यों आया। सवाल यह भी है कि क्या आपसी जो विरोधाभास हैं गठबंधन के, उन विरोधाभासों के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ पाएगा, क्या मिलकर मोदी का मुकाबला कर पाएगा। और उससे बड़ा सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि नए नए साथी आज जोड़ने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन पुराने साथी इस गठबंधन के वो बिछड़ते जा रहे हैं। आज इसी पर 2 टूक चर्चा होगी। और आज का मेरा विषय
कहीं मेल कहीं फेल, क्योंकि कहीं तो मेल हो रहे हैं। आज सोनिया जी और ममता जी गले मिली, मेल है। कहीं मेल कहीं फेल, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वो कहते हैं हम अलायंस का हिस्सा है ही नहीं। और डीएमके इस गठबंधन से अलग हो चुकी है, वो कांग्रेस को गद्दार बचा चुकी है। तो कहीं मेल कहीं फेल, गठबंधन का देखो खेल। आज 2-2 किसी पर होगा। इससे पहले आगे बढ़े, जरा सुन लीजिए गठबंधन के नेता क्या दावा कर रहे हैं और उनके अपने साथी, पुराने साथी क्या कह रहे हैं और बीजेपी क्या कह रही है। सुनिएगा। 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी। 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इनकी ईमान चोरी हुई है और इनकी ईमान चोरी के कारण जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया है। मुझे लगता है इन लोगों को आपस में बैठक करनी चाहिए, टीएमसी वालों को आपस में बैठक करनी चाहिए। और वहां अशोक गहलोत जी तो पता नहीं खड़गे जी को क्या क्या सुना रहे हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है, विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, वो बेहतर ढंग से खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी की रहनुमाई में सब लोग कर रहे हैं। मुद्दा जो है किसान है, मुद्दा यहाँ की युवा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक परीक्षा नहीं करा पा रही है। ये हारे हुए थके हुए लोगों को जुटाया है, जिसको जनता ने नकार दी है। और जरूरत पड़ेगा तो संतरे की तरह से फांके फांक सब अलग हो जाएगा। During the assembly elections, topmost leaders of the Congress, they have been attacking CPIM and the left parties, LDF, on totally concocted basis. That is, CPIM and the LDF is having an underhand deal with the BJP. जिस तरीके से राहुल गांधी जी के द्वारा बंगाल चुनाव के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था, उनके भ्रष्टाचार, उनकी पार्टी के द्वारा हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप तक लगाया गया था, उसके बावजूद आज वो जिस तरीके से पहुंची हैं, तो ये दर्शाता है कि ये अलायंस कहीं ना कहीं एक समझौता है, एक दूसरे की बुराइयों को छुपाने के लिए, एक दूसरे की कमजोरी को छुपाने के लिए। मैं तो पहले कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। गठबंधन धर्म को निभाना कांग्रेस को नहीं आता और इसीलिए जब तक इंडिया गठबंधन को लीड करेगी कांग्रेस, तब तक इंडिया गठबंधन का कोई फ्यूचर नहीं है। उद्धव जी खुद रियलाइज कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस का कोई फ्यूचर नहीं है। दिस इज जस्ट इनफॉर्मल नेटवर्किंग कहेंगे, मिलजुल के एक दूसरे को बातें शेयर करने का। इससे ज्यादा इसका पॉलिटिकल आउटकम देश के कुछ प्रभावित करने का इसमें और कोई अभी बचा नहीं है। तो 25 पार्टियां जुटी, 5 एजेंडे तय किए, कुछ नए जुटे, कुछ पुराने भाग गए। इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। और आज का विषय कहीं पास कहीं फेल, गठबंधन का देखो खेल। मेरे साथ 5 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दूं। आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इंडिया गठबंधन के प्रबल समर्थक हैं और बीजेपी सरकार एनडीए के प्रबल विरोधी हैं। मेरे साथ तारिक खान जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तारिक खान जी। अभिषेक तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं अभिषेक तिवारी जी। और अनुराग वर्मा मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप पांचों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं आरपी सिंह जी, तहसीन पूनावाला जी, आप दोनों से। दोनों को 1.5 मिनट, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तहसीन पूनावाला जी, आज तो लगता है एकजुट हो गए, लेकिन एकजुट जिस तरह से हुए हैं उसमें भी कई पेच हैं। आज एक कहानी ये भी चल रही थी मीडिया में
कि भाई बड़े दिनों के बाद आज सोनिया जी लीड लेती हुई दिखी हैं जिस तरह से आज की बैठक में पहुंची, और इसके भी कई निहितार्थ निकाले जा रहे हैं कि सोनिया जी को लग गया है कि भाई ना खड़गे जी ना राहुल गांधी जी दोनों गठबंधन को लीड नहीं कर पा रहे हैं, एकजुट नहीं कर पा रहे, इसलिए सोनिया जी को आज मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन ममता बनर्जी थी, उनके कंधे झुके हुए थे, आज उनकी पार्टी का क्या कुछ हो रहा देख रहे हैं। ऐसे में 29 के लिए चुनौती पेश कर पाएगा ये गठबंधन? थैंक यू अशोक जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल, मुझे लगता है आज एक बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग थी इंडिया अलायंस की, इसलिए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मीटिंग थी कि एक रोड मैप शुरू हुआ कि आगे की राजनीति के लिए किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कुछ दिनों में आदरणीय प्रधानमंत्री सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री बनेंगे, चुने हुए प्रधानमंत्री, तो आगे का विकल्प हम देश को क्या दे, तो उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी। 23 दल आए, 23 दलों ने अपनी बात रखी और 25 टोटल अलग अलग पार्टीज थी, तो ये बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक चीज अब तय हो चुका है कि कांग्रेस ही इस गठबंधन को लीड कर सकते हैं। देखिए, आदरणीय ममता जी ने बहुत आरोप लगाए थे राहुल गांधी जी पर, और बहुत सारी दलों के साथ जो हुआ है, जो भाजपा ने किया है, वो अब तय होगा कि केवल कांग्रेस से जरूर कुछ लोग गए होंगे भाजपा में, लेकिन कांग्रेस दल टूटा नहीं है, तो कांग्रेस ही इसको लीड कर सकता है। जहां तक सवाल है कि जो दल नहीं आए, जैसे डीएमके, आम आदमी पार्टी के तिवारी भाई है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो आ जाएगी। आपने तो देखा है 2013 में भी कैसे अरविंद केजरीवाल जी ने बच्चों की कसम खाई थी कि हमने आएगी कांग्रेस के साथ, फिर उनको आना पड़ा, जब जेल में थे तब आना पड़ा। तो आम आदमी पार्टी तो आ ही जाएगी, उसका कोई दिक्कत है नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं है। और बाकी जितने दल है, अब मामला यह है कि देश को आगे कैसे ले जाए। हरदीप पुरी जैसे नॉन परफॉर्मिंग पेट्रोलियम मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन जी जैसी नॉन परफॉर्मिंग फाइनेंस मिनिस्टर, और धर्मेंद्र प्रधान जैसे देश के सबसे खराब शिक्षा मंत्री को किस तरह से बाहर निकालते आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, ये अब विपक्ष को तय करना होगा। चलिए, आपने जो उम्मीद जताई वो आपकी उम्मीद है, लेकिन आपने बैठे बैठे अभिषेक तिवारी जी के सामने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बोला, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मतलब आप उनको इतने हल्के में ले रहे हैं कि वो फिर से आ जाएंगे, वो तो कहीं जाएंगे ही नहीं। आपने जो कहा वो नहीं, अभिषेक जी से पूछूंगा मैं, अभिषेक जी के पूछूंगा। आपने बहुत हल्के में उनको लिया है, और आप ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, मैं आऊंगा अभिषेक जी का पहले रिएक्शन ले लो, फिर उसके बाद आऊंगा। लेकिन आरपी सिंह जी, भाई अलायंस बन गया है, सीरियस आपके सामने चुनौती है, और 2029 में आप जो है आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं अलायंस ने। अशोक जी नमस्कार, और तहसीन को अच्छे ढंग से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बार बार ये इंडिया अलायंस में से कांग्रेस को ऊपर ले आते हैं, हर बार कोशिश कर इन्होंने अपनी फिर भरपूर कोशिश करी। पर सच ये है कि ये जो पूरा मामला है, ये अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद है। हर पार्टी का अपना अपना अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद है, अन्यथा कोई गठबंधन नाम से गठबंधन नहीं है। मैं एक पोस्टर अभी मैं ढूंढ रहा था, कांग्रेस का एक पोस्टर अभी ये पिछले चुनाव में बंगाल के अंदर पोस्टर था, जिसमें ओपनली कट मनी और सब कुछ भ्रष्टाचार को लेकर राहुल गांधी के नाम से पोस्टर वहां पे लगा हुआ था। मैं वहां के क्योंकि चुनाव में था तो मेरे ध्यान है कि मैंने एक पोस्टर की फोटोग्राफ ली थी, मैंने वो रख ली थी अपने पास। परंतु हम जरा एक बार एक राज्य वाइज चलते हैं। आज वहां पर उमर अब्दुल्ला भी दिखे और महबूबा मुफ्ती भी दिखी जम्मू कश्मीर से। अब आपको क्या लगता है कि दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ेंगे? वो उमर अब्दुल्ला जिसने कांग्रेस को बाहर का रास्ता, मिलकर चुनाव लड़े थे पर बाहर का रास्ता दिखा दिया, बोले कि नहीं हम आपको अपनी टीम में नहीं रख सकते, अपनी कैबिनेट में नहीं रखेंगे, आप एमएलए हैं, आपकी समर्थन की हमको जरूरत नहीं है। ये है उमर अब्दुल्ला, जो कि आज उस मीटिंग में बैठे दिखे मेरे को, और महबूबा मुफ्ती भी दिखी। जरा आगे बढ़े, पंजाब आम आदमी पार्टी के बारे में ये कह रहे हैं आ जाएंगे, पता नहीं कितना आ जाएंगे। वो तो अपने छाती ठोक कर कहते हैं हमने तो गुजरात से कांग्रेस को डिस्प्लेस कर दिया है, हम नए अपोजिशन की तरह हम इमर्ज हो रहे हैं, कांग्रेस है ही नहीं वहां पर। यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी जरा चुनाव निपट नहीं दीजिए 2027 का, उसके बाद देख लीजिएगा क्या हाल होगा। मैं आज क्या कर जा रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर कि 2027 के चुनाव के बाद जब यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, गुजरात, गोवा का चुनाव होगा, उसके बाद ये सब दल मिलकर राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन मानने से मना कर देंगे। मानेंगे नहीं कि हम ये हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो इस बात से नकार देंगे। जरा एक सेकंड ले लूंगा, आगे चले। झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने ऑलरेडी चिट्ठी लिख दी कि आपने हमसे पूछे बिना कैसे राज्यसभा का सदस्य के लिए मनोनयन कर दिया किसी का, और उसमें आरजेडी भी जुड़ी हुई है।
पश्चिम बंगाल के अंदर मैंने आपको पोस्टर दिखा दिया, हाल में राहुल गांधी गालियां निकाल रहे थे ममता बनर्जी को। ठीक, मैं आऊंगा सर, आऊंगा। बस 15 सेकंड और 15 सेकंड मैं आप अगले पार्ट में मेरा काट लीजिएगा। केरला के अंदर राहुल गांधी कह रहे थे, अरे ये जो लेफ्ट वाले हैं ये तो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उनकी बी टीम है, तो इस प्रकार की उन्होंने चिट्ठी, नाराजगी की चिट्ठी भी जारी करी है। तमिलनाडु के अंदर ऑलरेडी डीएमके कह चुका कि आप हमारी पीठ पे छुरा भोंक चुके हैं, हमारा कुछ आपके साथ लेना देना नहीं। इन्होंने बड़ी कोशिश की कांग्रेस ने कि हम टीवीके को किसी ढंग से इसका गठबंधन का हिस्सा बना लें। यूबीटी शिवसेना प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ उस पर। ओके तहसीन जी, जो आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि हर पार्टी अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। मैं कैलकुलेट कर रहा था, इस पूरे गठबंधन में 7 पार्टियां ऐसी हैं जो अभी हाल फिलहाल 1-2 सालों में अपने अपने घर में बुरी तरह से हारी हैं। तो अगर ये कहा जाए कि भाई अपने अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, तो क्या गलत है? और दूसरा, इतना कॉन्ट्राडिक्शन है। बिल्कुल बंगाल जो उदाहरण दिया जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर भले ही आज की बैठक में एक तरफ जो है महबूबा मुफ्ती बैठी थी, एक तरफ जो है उमर अब्दुल्ला बैठे थे, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच क्या बैर है ये हमको अच्छी तरह से मालूम है। दोनों पार्टी किस तरह से करती है हमको अच्छी तरह से कांग्रेस से भी वो कांग्रेस से भी है, बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस से भी है। कांग्रेस को भी उन्होंने जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने किया, तो ऐसे में जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो कैसे चलेगा ये गठबंधन? नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में कॉन्ट्रडिक्शन होना चाहिए, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और एक विजन मैप होना चाहिए भारत के लिए, कि भारत को जो वर्तमान में जो सरकार है जो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करते रखी है, एक कॉमन भारतीय के लिए अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची है, उसको किस तरह से रिप्लेस करे लोकतांत्रिक मूल्य से। तो ये कॉमन एजेंडा होना चाहिए। दूसरी चीज पर आता हूं, जिन पार्टियों का आप जिक्र कर रहे हैं ये सारी पार्टी हारी, लेकिन पार्टी को खत्म कौन कर रहा है? भाजपा टेलर मेड पार्टी बना रही, चाहे महाराष्ट्र में हो, जो जब सरकार के लिए नंबर नहीं, कांग्रेस को मेघालय में किसने खत्म किया था? गोवा में मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा था। ओके, किसने खत्म किया था? गोवा में कांग्रेस को किसने खत्म किया था? उसी पे आ रहा था। जैसे महाराष्ट्र में जो पार्टी को सरकार के लिए चाहिए थी, क्योंकि नंबर नहीं थे तो उनको जोड़ दिया सरकार में। पश्चिम बंगाल में एक टेलर मेड विपक्ष कर दिया, तो वो भाजपा कर रही है। और ये जो पार्टीज है, माननीय ममता बनर्जी आज आई थी, लेकिन मैं पूरी तरह से मानता हूं कि माननीय ममता बनर्जी के लिए मेरे लिए सिंपैथी है, लेकिन उन्होंने कहा था, और जो आपने बताया कि राहुल जी तो चुनाव नहीं जीत सकते, उन्होंने कितने ताने करते। मेघालय में जैसे आरपी सिंह साहब ने बताया, उन्होंने कांग्रेस को खत्म किया, गोवा में किया, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने 12% वोट लिया, कांग्रेस का 27% था, बीजेपी को 52 मिला, वरना फिर वो क्लोज फाइट हो जाता, 41 था कांग्रेस का उसके पहले। तो ये जो पार्टीज है इनको समझना चाहिए, इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, कॉमन एजेंडा होना चाहिए, और एक दूसरे को खत्म करने की जो कोशिश ममता जी कर रही थी या जो आम आदमी पार्टी कर रहे थे वो नहीं हो। देखो, सपा और कांग्रेस के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे को खत्म करने की बात भी लड़ती है कांग्रेस और लेफ्ट, एक दूसरे को खत्म करने की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है अभिषेक जी, और मैं तारिक खान जी आपके पास आता हूं। अभिषेक जी भाई आप लोग, अच्छा चलिए जल्दी से संक्षेप में, फिर मैं अभिषेक जी। हम एक दूसरे को खत्म करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि उनको लड़ाई इस बात की है कि अब राज्य के अंदर हुए अपने अस्तित्व कैसे बचाएंगे, इसी बात की तो लड़ाई है। इसलिए कांग्रेस से भी लड़ाई है, इसलिए भाजपा खत्म कर देगी सर, फिर भाजपा खत्म कर देगी। अरे आप देखिए ममता जी के साथ भाई भाजपा, भाई वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए इनको एकजुट होना। अकेला विधायक था सागर डिगी से, एक विधायक था सागर डिगी से, विश्वास उसको तक तोड़ कर लेगी अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लिया था। आरपी सिंह जी वही तो वो कह रहे हैं कि भैया भाजपा खत्म कर देगी, भाजपा का डर है, इसलिए सब लोग एकजुट हो जाओ। वही तो उनका नारा है, वही तो उनका नारा है सर। वो उन्होंने, कांग्रेस ने इसके साथ क्या किया, उसके साथ क्या किया, वो अब पीछे की बात है। वो कह रहे हैं कि हमारे सामने खतरा यह है कि हम सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमको एकजुट होना है। अगर एकजुट नहीं हुए तो बीजेपी खत्म कर देगी, यही तो सबसे बड़ा खतरा है। एक साल बाद ये सबका सब मिलकर कांग्रेस को सर एक साल बाद की डिबेट एक साल बाद करेंगे सर। मुझे लगता है एक साल बाद क्या होगा उस पर हम आज नहीं जाते। हम आज एक लाइन जल्दी से फिर मुझे आगे बढ़ना है। ऑन अ लाइटर नोट, बोलिए। भाजपा वो जो गुजरात से क्रिकेटर आया उसको भी नहीं छोड़ी, उसको भी ले आई। वो क्रिकेटर अपनी जमीन का केस लड़ते लड़ते वो पठान साहब के बनर्जी के लिए सीट खाली करने को तैयार नहीं है। सर कौन बनर्जी के लिए सीट खाली करने को सर कौन किसको ले जा रहा है वो सब अभी साफ हो जाएगा। 15 है 20 है वो सब अभी साफ हो जाएगा। लेकिन अभिषेक तिवारी जी भाई देर सवेर तो आप चले जाओगे, तहसीन जी ने कह दिया अल्टीमेटली आपको भी वहीं जाना है, फिर इतने नखरे क्यों दिखा रहे हैं?
आज ही चले जाते। अशोक जी धन्यवाद लगभग 25 मिनट बाद समय देने के लिए। मैंने किसी के बारे में टोका टिप्पणी नहीं किया है। मुझे लगता है कि मैं जब बोलूंगा तो बड़े ही धैर्यपूर्वक, जैसे मैं सुना, मैं आशा करता हूँ ऐसे ही जितने भी पैनलिस्ट हैं सुनेंगे जी। देखिए, जो कांग्रेस का अहंकार है, घमंड है, अभिमान है, यही कांग्रेस को डुबा दे रही है। और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक और इंडिया गठबंधन का जो असफलता हुई है, जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जिम्मेदार कोई है, कांग्रेस है। आप एक बात समझिए कि कांग्रेस पार्टी को देश की लगभग 2/3 जनता, 2/3 स्टेट में पूरी तरीके से नकारने के बावजूद कांग्रेस को लगता है प्रधानमंत्री जी हम ही बनेंगे। ये कह रहे हैं जी गुजरात में आम आदमी पार्टी ने इनको 14% वोट लेकर आया। भैया 2012 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 2012 में हमारी पार्टी बनी है, 2017 में हम तो वहां ढंग से चुनाव भी नहीं लड़े थे। उस बार क्या हुआ था, वहां पे क्यों कांग्रेस नहीं जीती? और लगभग 30 बरस से हारते हुए आ रही कांग्रेस गुजरात में। उस टाइम तो आम आदमी पार्टी नहीं थी। तो पूरी तरीके से बेतुका लॉजिक देते हैं। मैं कह रहा हूं कि जब जंतर मंतर पे देश के युवा देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा की मांग कर रहे थे, वो अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, तो यही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने युवाओं का मजाक उड़ाया, जेएनजी का मजाक उड़ाया। तो ये मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक है। जब तक विपक्ष में राहुल गांधी जी रहेंगे, कांग्रेस पार्टी रहेगी, तब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। आम आदमी पार्टी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। 2024 में जब आम आदमी पार्टी गठबंधन में गया था, हमने सारे विचारधाराएं एक तरफ रख करके, हमारे हो सकता है वैचारिक मतभेद एक हो, अलग अलग हो, हम उसको अलग रख करके हम लोगों ने एक आकर के भारतीय जनता पार्टी को रोकने का कार्य किया था। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीतिक आक्रमण पूरे देश में फैला रही थी, भारत के संविधान को कुचलने का प्रयास कर रही थी, और उसमें हम लोग सफल रहे। 240 पे ला करके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर दिया, जो 400 का ख्वाब देख रहे थे। और जो टीएमसी का भी हम लोग बात कर रहे थे, मुझे लगता है अशोक जी, हो सकता है हम लोग राजनीतिक पार्टी से आते हैं, अलग अलग विचारधारा है, लेकिन ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है जो बंगाल के अंदर हो रहा है कि एक व्यक्ति किसी भी पार्टी के सिंबल से जीतता है और वो छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहा है। जब एंटी डिफेक्शन लॉ बना था, जो उसका भावना था, जो उद्देश्य था, पूरी तरीके से उसको कुचलने का प्रयास हो रहा है। और ये किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, ममता बनर्जी या टीएमसी का बात नहीं है, ये देश के संविधान की बात है। अगर इस तरीके से होगा तो कैसे होगा? किस तरीके की राजनीति हो रही है? और ये पहली बार नहीं हुआ बंगाल के अंदर अशोक भाई, ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले महाराष्ट्र में हुआ, फिर कांग्रेस को गोवा में खत्म किया गया। अभिषेक जी, एक छोटा सा पार्टी के सांसदों को तोड़ा एक छोटा सा सवाल आपसे है कि जो 1 मिनट, बस 10 सेकंड में, उसके बाद काउंटर ले लीजिएगा। मुझे लगता है जो आरपी सिंह जैसे लोग यहाँ पे बैठ करके जिसका बातें हम लोग सुन रहे हैं, जिसका महिमा मंडन किया जा रहा है, इन लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इनको कातिल के रूप में देखा जाना चाहिए। ये हत्यारे लोग हैं, ये तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अच्छा, एक पार्टी को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे तारिक खान जी के पास जाना है। एक मिनट, मुझे तारिक खान जी के पास जाना। उससे पहले एक छोटा सा बहुत संक्षेप में सवाल। आपने कहा जब तक राहुल गांधी हैं तब तक जो है बीजेपी को, मोदी जी को नहीं हटाया जा सकता। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस या राहुल गांधी लीड ना करे इंडिया गठबंधन में, तब आपकी वापसी हो सकती है? अशोक जी, हम लोग जब तक कांग्रेस पार्टी इसको लीड करेगी, आम आदमी पार्टी कभी सोच भी नहीं सकती इंडिया गठबंधन। मैं वही एग्जैक्टली मैंने वही और मैं एक छोटा सा मैं आपको तथ्य दे देता हूं जी। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, आप बात समझिए। जंतर मंतर का उदाहरण मैंने आपको दे दिया जी। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत लगा कि मैं आता हूं सर, मैं आता हूं उस पर आता हूं, उस पर आता हूं। तारिक खान जी, क्या आपको लगता है कि ये सर एक मिनट मैं तारिक खान जी और फिर मैं आऊंगा आपके पास, आता हूं सर। तारिक खान जी, जब मिले थे सब लोग, आम आदमी पार्टी भी साथ थी, डीएमके भी साथ थी, आपको लग रहा है किस तरह से पार्टियों के छिटकने से गठबंधन को चोट पहुंचती है? जिस तरह से आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने खड़े हैं, ये गठबंधन के लिए खुद की चुनौती है कि भाई अपनी सभी पार्टियों को, मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी सभी पार्टियों को एकजुट रख पाना। हम अगर लोकतंत्र की नींव में जाए ना अशोक भाई, तो लोकतंत्र की नींव यही है कि अगर विरोधाभास भी है तो वो भी भारतीय है और अपना। और भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या रही है कि अगर विरोधी है तो उनकी पार्टी तोड़ दो, खत्म कर दो, कुछ भी कर। आम आदमी पार्टी सहमत नहीं है, सम्मान है कि बीजेपी की तरह कि अगर कोई आदमी कोई पार्टी सहमत नहीं है तो उसकी पार्टी को तोड़ दो। अभी आपने कहा अस्तित्व बचाने की मजबूरी है। 77 में जनता पार्टी में जनसंघ का विलय कर दिया था, कौन सी मजबूरी थी? कौन सी मजबूरी?
इमरजेंसी तब आप कह रहे थे इमरजेंसी लगी थी, अब हम कह रहे हैं अघोषित इमरजेंसी है, तब आपकी कौन सी मजबूरी थी? उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आपने कहा पिटे हुए मोहरे, जब जो हारा चुनाव वो पिटा हुआ मोहरा, ठीक है, इंडिया अलायंस पिटा हुआ मोहरा, समाजवादी पार्टी भी पिटा हुआ मोहरा ना। मैंने कहा 7 पार्टियां, 7 पार्टियों में 7 पार्टियों मैंने सपा का नाम नहीं लिया। अगर आप कहें तो मैं 7 पार्टियां गिनवा देता हूं, मैंने सपा का नाम नहीं लिया उसमें। मैं जो चुनाव हारा वो पिटा हुआ मोहरा आपने, मैं सहमत नहीं हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष थे, 3 सीट जीती थी भारतीय जनसंघ, पिटे हुए मोहरे थे? मैं नहीं मानता। उससे लेकर 71 तक 5 चुनाव हुए, बीच में क्रमांक कितनी कितनी सीटें जीते, पहले 51 में 3, उसके बाद 4, फिर 14, फिर 22 और फिर 35, और जब 71 में 22 सीट जीते तो पिटा हुआ मोहरा कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री। मैं नहीं मानता, मैं सहमत हूं बात। वो भारत के एक शानदार नेता थे, मैं इस बात को मानता हूं, पिटे हुए मोहरे नहीं थे। हार और जीत से पिटा हुआ मोहरा नहीं हो जाता। अब आगे बढ़ते हैं। पार्टी आप तोड़िए फोड़िए, ये काम चल रहा है, खूब तोड़िए, मगर एक आग्रह है भारतीय जनता पार्टी से कि जो भारत का मध्यम वर्ग है उसका मनोबल मत तोड़िए अपने घर को चलाने का। ये जो आप उसको मार रहे हैं, उसकी कमर तोड़ रहे हैं, उसकी कमर मत तोड़िए। रोज उसका दूध, ब्रेड और तेल, और उसके रोज उसकी थाली महंगी हो रही है, रोज उसका गैस। तारिक खान जी, इसीलिए तो तारिक खान जी आप ये मत तोड़िए, नहीं पार्टियां खुद तोड़िए। ठीक है तारिक खान जी, सुनिए मेरा सवाल लीजिए। मुझे 10 सेकंड और दीजिए। हाँ, बोलिए 10 सेकंड और बोलिए। ये मत तोड़िए। और दूसरी बात है, हमारे युवाओं का सपना मत तोड़िए। आप पार्टी तो बड़ी आराम से तोड़ देते हैं, मगर नीट पेपर लीक करने वाला जो 100 पेपर लीक हो चुके उनका नेक्सस नहीं तोड़ पा रहे, उसको तोड़िए। पार्टी भी तोड़िए, क्योंकि आपका तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा ही यही, तोड़ना फोड़ना, मगर उधर तोड़िए, ठीक है, अधिकार है आपको, लोकतंत्र है, मगर उसी में ये जो युवाओं का सपना मत तोड़िए, उसको रोकिए। और दूसरी बात, अब तारिक जी, अब मेरा सवाल लीजिए ना, कमर टूटने से अब मेरा सवाल लीजिए ना, अब सुनिए, अब मेरा सवाल लीजिए ना। मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने सब कुछ बोला, ठीक है, आपको अधिकार है, आप मेरी बात से सहमत हो असहमत हो, या मेरे जो मैंने कहा उससे, वो आपका अधिकार है। लेकिन मैंने तो पिटे हुए मोहरे किस सेंस में कहा? मैंने इस सेंस में कहा, आपने जिस पार्टी का जिक्र किया, जिस नेता का जिक्र किया, वो नेता लगातार एक के बाद हार के बाद संघर्ष करता गया, जिस रास्ते पर चलता था चलता गया, और वो परिणाम आज देख रहे हैं जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं। लेकिन वो ममता बनर्जी जो कल तक कहती थी कि राहुल गांधी लीड करने लायक नहीं है, लीड तो मैं करूंगी, आज जैसे ही उनकी पार्टी सिमटती है, जैसे ही उनको पब्लिक हरा देती है, यहां भी पब्लिक ने हराया बंगाल में, ये मत भूलिए। मध्यम वर्गीय के साथ बंगाल में क्या हो रहा था, इस पर भी बोलना सीखिए। आज वहां पर बंगाल से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो सच आ रहा है, सब लोग ये तो बात कर रहे हैं कि टीएमसी टूट रही है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन ने उस इंडिया के बारे में जो सोचा, जो इंडिया आज भी आजाद होने के 70 साल बाद कटमनी दे रहा था? आपने बंगाल के उन बंगालियों के बारे में किसी ने एक आवाज उठाई? इस देश में कितनी बेशर्मी से, जैसे जजिया वसूला जाता था मध्यम वर्गीय से, गरीब आदमी से घर में नल लगाना होता था, टीएमसी नेता को पैसे देने पड़ते थे, और आज वो टीएमसी के नेता पैसे लौटा रहे हैं। कोई जो है पैसों के ढेर में निकल रहा है, कोई साड़ियों के भीतर छुप रहा है, पब्लिक के ऑन कैमरा वो लोग पैसे लौटा रहे हैं कि हमने तुमसे रिश्वत ली थी, हमारी सरकार आ गई, लो पैसे ले लो। सर, वो भी तो मध्यम वर्गीय हैं, बंगाल के मध्यम वर्गीय, उनके भी सपने टूटे। मेरा सवाल सीधा है, मैं पिटे विटे छोड़ दीजिए, आप कह रहे हैं सारी विजयी पार्टियां, मुझे कोई एतराज नहीं, आप मानिए। मैंने कहा कि जो पार्टियां साथ थी आज वो साथ नहीं है। ममता बनर्जी आज किस तरह से आई है आपको मालूम है। मैंने कहा क्या ये विडंबना नहीं है, क्या ये विरोधाभास नहीं है? विरोधाभास हर गठबंधन में होता है, इसमें बीजेपी एनडीए गठबंधन में भी है। लेकिन मेरा मूल सवाल फिर से वही है, मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी को आप सुन रहे थे, अभिषेक जी ने क्या कहा, जब तक कांग्रेस का नेतृत्व है तब तक तो सवाल ही नहीं उठता। डीएमके कह रही है गद्दारी करी, क्या ऐसे में गठबंधन क्या अपनी ये जो विरोधाभास है इनको दूर करेगा? तभी तो एकजुट होकर लड़ेगा ना। नहीं, करना चाहिए बिल्कुल। अगर ये जो बात आप ममता दीदी कह रही हैं उसको कायदे से पहले सोचा होता तो परिणाम शायद कुछ और होता।
इस बात से आपकी मैं सहमत हूं। देर की, अगर इसी चीज को आप रियलाइज पहले कर जाते जो आज आप कर रहे हैं, जब आपकी पार्टी टूट रही है, तो ये सवाल तो ममता दीदी से बनता है। भले हम हमेशा ममता दीदी के साथ रहे, हमेशा, लेकिन इस बात को पहले समझना बेहतर होता। जब आप चीजें निकल जा रही हैं, जैसे अब मुझे लगता है आम आदमी पार्टी भी अभी समझने के लिए नहीं तैयार है, मगर बड़ी ताकत से लड़ने के लिए, और जो ताकत आपके हिसाब से देश विरोधी है। तभी तो 77 में सब लोग आए थे, इमरजेंसी लगी थी, देश विरोधी काम हुआ था। अब हमको लग रहा है देश विरोधी काम हो रहा है, बीजेपी को लग रहा है देश हित हो रहा है, तो साथ आना पड़ेगा। जो स्टेट लेवल के आपके अपने एजेंडे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, वो हर स्टेट में एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं, के पीछे जाना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूं, जो आपके अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो आपके स्टेट में मुद्दे हैं, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर तब उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन तो हरियाणा रिपीट होता रहेगा। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं तारिक जी, आप जो कह रहे हैं ना, मैं भी उसी तरफ ध्यान दिला रहा था, मैं भी वही कह रहा था। ठीक है, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर मैं तारिक जी और अनुराग जी आता हूं। एक मिनट आ रहा हूं तारिक जी, क्योंकि बीजेपी के लेके बहुत कुछ कहा गया। आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं जाऊंगा अपने तहसीन भाई के पास। तारिक भाई, यूपीपीसी एस के एग्जाम लीक हुए, यूपीसी पीएमटी के एग्जाम लीक हुए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के एग्जाम लीक हुए, यूपीएसएससी के एग्जाम लीक हुए। ये 2012 से लेकर 2017 के बीच के एग्जाम लीक। अभी लिस्ट सूची और लंबी है मेरे पास, वैसे आप चाहो तो मैं सूची और पढ़ देता हूँ, परंतु सूची की बात नहीं है, मैं राजनीतिक बात करता हूँ। आप लोग गए थे ना कमलनाथ जी के पास कि हमको कुछ सीटें दे दो, हमारे साथ समझौता कर लो। क्या जवाब दिया था कमलनाथ जी ने आपको? क्या कहा था कि कौन है अखिलेश विखिलेश? अरे वो मजबूरी है आप लोगों की जो आप ढो रहे हो उनको, क्योंकि आपको पता है कि मुसलमान वोट आपसे शिफ्ट कर गया है, और शिफ्ट कर कर जहां भाजपा के पास आएगा या कांग्रेस के पास आएगा, इसलिए आपको ढोना मजबूरी है। अन्यथा आप उनको ढोने की जरूरत नहीं है आपको। और जहां तक आप बार बार कहते हो ना कि हमने 2024 के अंदर बड़ा कारनामा कर लिया था, ऐसा ही कारनामा महाराष्ट्र के अंदर भी हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ सबको जानकारी है, असेंबली चुनाव के आते आते। वैसे ही असेंबली चुनाव में होने वाला है। ओके, आ रहा हूं तारिक भाई, तहसीन भाई, आपने महाराष्ट्र में एक मिनट मैं रुकिए। मुझे लगता है विषय से इधर उधर हम ना जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तहसीन भाई रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, बोलिए। सबसे पहले आरपी सिंह साहब, कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां की, यूपीए ने बहुत सारी गलतियां की। वो अब भी कर रही है सर, अभिषेक जी वही तो कह रहे हैं, आप अभी गलतियां कर रहे हैं। वो तो बीजेपी विरोधी है, वो तो आप विरोधी, आप तो वो तो बोलेंगे, लेकिन आपके जो सहयोगी रहे पहले उनका बोल लीजिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस का एरोगेंस है, जब तक कांग्रेस से नहीं जाएंगे। जी, मैं एक लाइन में बोल देता हूँ। और ये वो पार्टी है जो जिसका अस्तित्व भी कांग्रेस के कारण से है, नहीं तो ये सत्ता में ही नहीं आता कभी। अरविंद केजरीवाल चलिए वो किसके कारण है वो छोड़ देते थे। बोलिए। सब दोनों एक है, कोई इसके लिए दोनों एक है। मुद्दे पर आ जाइए प्लीज। सपा वाले दिल्ली के अंदर। ओके तहसीन जी प्लीज, ओके भाई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई अभी एक तरफ रख देते हैं। अभी लार्जर मुद्दे चल रहे हैं, लार्जर मुद्दे। तहसीन भाई, यूपीए में बहुत सारी गलतियां हुई। अगर आपका सारा जस्टिफिकेशन आज जो लाखों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है ये है कि वहां पर यूपीए के समय गलतियां हुई, तो फिर आप सरकार में क्यों आदरणीय प्रधानमंत्री बोल देते कि मैं कोई नए भारत की रचना नहीं कर रहा हूं, जो यूपीए और पहले की भारत थी मैं उसी को बना रहा हूं। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केवल इसलिए देश के शिक्षा मंत्री हैं क्योंकि उनके आदरणीय स्वर्गवासी पिताजी अटल जी के कैबिनेट में मंत्री थे। उनका कोई योगदान नहीं शिक्षा के क्षेत्र में, वो इसमें इन्वॉल्व है बच्चों की जिंदगी तबाह करने में। और इस देश को शर्म आनी चाहिए। आपने जवाब दे दिया, जवाब दे दिया, फिर विषय पर आ जाइए। ओके तहसीन जी, आपने जवाब दे दीजिए विषय पर। छात्रों का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा, ठीक है बिल्कुल। मैं अरे आप लोगों ने उठाया, मैंने आपको रोका नहीं ना, उन्होंने उठाया, सबने उठा लिया। अब एक बार फिर से विषय पर अगर वो बोल रहे हैं, मैंने रोका नहीं ना उनको। अरे भाई मैंने उनको रोका नहीं ना, उन्होंने अपनी बात कह दी, अब मैंने कहा। बोलिए। जैसे तारिक भाई ने की, बहुत सारी डिफरेंसेस होती है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, लेकिन एक कॉमन गोल के भारत को कैसे आगे ले जाए इस पर आना चाहिए। आज तिवारी भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि कांग्रेस से हमें नुकसान हो रहा है, कांग्रेस भाजपा की बी टीम में ही सारी। अशोक भाई आपके शो पे कह रहा हूं मैं इनके दो सबसे बड़े नेताओं को,
अरविंद केजरीवाल जी ने दूसरे दो सबसे बड़े नेता को स्वर्गवासी अहमद पटेल जी के घर पे ले गया था चुनाव के गठबंधन के लिए। तब आप में समझ नहीं आई थी जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि हमें कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए। अशोक जी आप तब भी पत्रकार थे, उसके बाद समर्थन दे, तब आपको समझ में नहीं आई थी। जब माननीय अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, अशोक जी मैं आपके शो पे आता था, तब भी मैं अरविंद केजरीवाल जी का बचाव करता था। और अरविंद केजरीवाल जी के सारे लोग मेरे साथ किन किन लॉयर्स के घर पे आए, इसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, तब आपको समझ में नहीं आया। लेकिन बार आते आपने कहा सोनिया जी को जेल में जाना चाहिए, राहुल जी को। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आम आदमी पार्टी ने ठगा नहीं। अरे जिनको आप कहते थे आप 5 साल दोगे, आपने मधुशाला दी, छोड़िए मुझे जाना नहीं है। फिर भी हम आपको कहते पंजाब में आपकी और हमारी लड़ाई हो सकती है, लेकिन हमें एक मुझे एक बारी एक लास्ट चीज में अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल कांग्रेस या राहुल गांधी जी को लीड करना चाहिए। आपको बिल्कुल आप राहुल गांधी जी से अग्री ना करें, आप चाहे अरविंद केजरीवाल जी, तारिक भाई, चाहे अखिलेश यादव जी, लेकिन एक मीटिंग हो, उसमें एक सेक्रेटेरिएट बने, एक कंसेंसस बने, उसके आधार पे आगे जाए। अगर मैं आपको अपमानित करूं शो पे कि अगर अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनने वाले, अपना सीट नहीं जीत पाए, तो देखिए दुश्मनी जमकर करो, लेकिन कम से कम उतनी गुंजाइश रह जाए कि अगर हम आमने सामने फिर बैठे ना, तो कम से कम शर्म नहीं आए। ओके 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 किसी को अपमानित नहीं करते। ओके ओके ओके, चलिए अभिषेक जी रिस्पॉन्ड करें। अशोक जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही, बोलिए बोलिए। अशोक जी, कांग्रेस का यही समस्या है। ये व्यक्तिगत बातों में ज्यादा, अगर मैं व्यक्तिगत में जाऊंगा तो बहुत ज्यादा छीछा लेदर हो जाएगा कांग्रेसियों का। मैं क्यों ना मानूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस एक है। जब दिल्ली के अंदर चुनाव होता है तो राहुल गांधी और कांग्रेस ही पूरी ताकत लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। मैं क्यों ना मानूं कांग्रेस और भाजपा एक है। जब बिहार के अंदर चुनाव होता है ये पूरी ताकत लगाते हैं वहां पे एनडीए गठबंधन जीते। मैं क्यों ना मानूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस एक है। जब बंगाल के अंदर चुनाव होता है वहां पे पूरी ताकत लगाते हैं टीएमसी को हराने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। मैं क्यों ना मानूं जब युवा, देश का युवा शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगता है, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगता है, अपनी न्याय की लड़ाई लड़ता है, तो ये अरे तो वो भी तो इस्तीफा मांग रहे हैं, वो भी तो इस्तीफा मांग रहे हैं, आप अकेले थोड़ी इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं कैसे मान जाऊं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी एक नहीं है। ये दोनों मिलकर के केवल बदलाने कार्य करते हैं। मैं क्यों ना मानूं राहुल गांधी को आज तक जेल नहीं हुई, सोनिया गांधी को आज तक जेल नहीं हुई, क्यों नहीं हुई भाई? अरविंद केजरीवाल को एक अप्रूवर के कहने पे जेल हो जाती है और हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में राहुल गांधी को आज तक जेल नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? इससे यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि 2024 हमने प्रयास किया। ओके तहसीन जी ओके तहसीन रिस्पॉन्ड। लेकिन तहसीन आप एक मिनट, तहसीन आप रिस्पॉन्ड करें। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपने कहा किसी को दुश्मनी इतनी करो कि जो है कल को दोस्ती हो तो ये ना हो वो ना हो, आपने कहा। लेकिन आप ये सोचिए कि 1 महीने पहले कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट करा गया, और नेता का नाम भी बता देता हूं, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से, कि आप भाजपा की बी टीम है, आपके नेता देशद्रोही हैं, पार्टी को नाम बदलकर अरबपतियों की पार्टी रख लेना चाहिए। क्या था ये दुश्मनी हो रही थी, दोस्ती निभाई जा रही थी। मैं इस चीज पे अग्री नहीं करता हूं कि व्यक्तिगत टिप्पणी हो। मैं कभी भी इस चीज पे अग्री नहीं करता हूं। मैंने आज तक कभी नहीं कहा अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है। बिल्कुल मेरे उस पार्टी से डिफरेंसेस, लेकिन ये जो शब्द है ये मुझे लगता है किसी भी पार्टी को नहीं यूज करना चाहिए, पहली बात। लेकिन मैं मानता हूं कि स्तर गिर चुका है, पंजाब में बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारा पर्सनल पॉलिटिक्स हो गया है, बट हमें एक लार्जर कॉज के लिए सर मैं कह रहा हूं आप देशद्रोही बोल रहे हैं, उसके बाद उनको देशद्रोही कह रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि वो जो है ऐसा ना बोले वैसा ना बोले। ये तो व्यक्तिगत थोड़ी रहा, आपने पार्टी को देशद्रोही कह दिया। दिल्ली चुनाव का पंडित दीक्षित का बयान देख लीजिए, अजय माकन जी का बयान। तिवारी भाई मैंने एक बार आपके बीच में नहीं बोला, बार-बार आप बीच में बोले। थोड़ा तो डिसिप्लिन रखिए डिबेट में, क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? देखिए फर्क ये है कि आम आदमी पार्टी जब गुजरात में आई, कांग्रेस का जो इसके पहले असेंबली में जो चुनाव का वोट परसेंटेज 28%, ये 12% है, बीजेपी को 50% मिला। ये नहीं आते अच्छा फाइट होता। ये गोवा में भी गए, इनका और आप टीएमसी का देखें तो आप देख लिए वोट परसेंटेज कांग्रेस जीत जाती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने बिहार की बात की। जब बिहार में एसआईआर का मुद्दा राहुल गांधी जी उठा रहे थे, जब कह रहे थे हमें एक आना था, इन्होंने और टीएमसी ने राहुल गांधी की मजाक उड़ाया। जब ये कह रहे थे कि पार्टी स्प्लिट हो रही है, ये लोग ने मजाक उड़ाया। इनका मैं कोट करता हूँ, लास्ट चीज में अपनी बात खत्म करता हूँ। कांग्रेस अपने लोगों को एक साथ नहीं रख सकती, सारे भाजपा में जाती है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा अब आपके लोग जा रहे हैं भाजपा में,
कम से कम कांग्रेस स्प्लिट नहीं हुई। चलिए। अरविंद केजरीवाल अपने सीट से जीत भाई। नहीं पाए, मनीष सिसोदिया जी अच्छा 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मुझे ब्रेक लेना, फिर मैं आऊंगा तारिक जी और पंजाब में आपके असेंबली में, अनुराग के पंजाब में पास। आपके असेंबली में मुख्यमंत्री के क्या हालत है आप जानते हो। किस 2017 हालत में आम में आते आदमी हैं पार्टी मुख्यमंत्री? अब टेफिन भाई 2017 में गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, तो उस समय कैसे आप हार गए? और 2002 आप तो 30 बर्फों पे हारे गुजरात के अंदर भाई 17 उस टाइम आम आदमी पार्टी नहीं थी, इतना रोना नहीं था आपका। ओके दिल्ली के अंदर- चलिए दिल्ली सुनिए, के आम अंदर आदमी राहुल गांधी पार्टी ने क्या-क्या बयानबाजी सुनिए फिर से मैं अजय कह रहा माकन से हूं, लेकर आम आदमी प्रदीप पार्टी किसी और ने क्या-क्या कांग्रेस की बयानबाजी लड़ाई की? के ऊपर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम तो डिबेट विपक्षी अलायंस पर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये विषय आया, बार बार आएगा कि भाई कल तक वो जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ रहे थे आज अलग अलग खड़े हैं, कल तक जो डीएमके अलायंस का पार्टी थी आज वो अलग खड़ी है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसे अगर लड़ेंगे तो फिर कैसे चुनाव में एक साथ खड़े होंगे? इसी पर चर्चा करें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। हमारी शादी के बाद तो 4 ही दिन में छाले निकल आए थे हाथों में। इसका हाथ देखो, महीना भर से चमक रहा है। काहे कि घर में तब सुविधा ना रही, और अब शौचालय है, पानी है, गैस भी है घर में। अभी काम भी करेगी और नाम भी विश्वास है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। New ball, 40 games. यार क्या कर रही है? यहाँ को ऐसा यूपीआई ऐप बता ना जो थोड़ा सिंपल हो, सिक्योर हो, मेरे लिए परफेक्ट हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब ईपे यूपीआई ऐप। हाँ, पर उसके लिए तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना। लेकिन बॉब ईपे यूपीआई ऐप के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। क्या मतलब? वो हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए सही है। बिल्कुल। वाह, चैंपियंस की थिंग सिंपल है। बॉब ईपे, वन यूपीआई ऐप फॉर एवरीवन। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हाँ, QR स्कैन करता हूँ, कैशबैक आ जाएगा ना? टिंकू, थोड़ा ध्यान से। विशंबर, तू थोड़ा ध्यान से। QR स्कैन या पिन डालना सिर्फ पेमेंट करने के लिए होता है। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलो, दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं, कहीं पास कहीं फेल, गठबंधन का देखो खेल। 2 साल बाद, करीब 2 साल बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, जो इंडिया कहता है खुद को, और उसमें भी कई ऐसे पुराने सहयोगी जो अब तक इस गठबंधन के साथ थे वो नहीं थे। लेकिन ममता बनर्जी, जो उनकी पार्टी बुरी तरह से हार गई, आज वो गठबंधन में थे। लेकिन गठबंधन में जो विरोधाभास हैं, जो आपसी खींचतान है, उसको लेकर हम चर्चा करें, क्योंकि आज भी कई पार्टियां, शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो है वो उन्होंने कहा हम ऑनलाइन जुड़ेंगे, आए नहीं। इसके अलावा जो है आम आदमी पार्टी ने पहले कह दिया हम गठबंधन का हिस्सा नहीं है, डीएमके ने कह दिया, कांग्रेस ने गद्दारी की हम इसका हिस्सा नहीं है, तमिलनाडु से कोई पार्टी नहीं थी, इधर से जो है जेएमएम ने भी जो है हेमंत सोरेन नहीं आए बैठक में, उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं तारिक खान जी आपके पास आऊंगा, फिर अनुराग और आरपी सिंह जी आपके पास आऊंगा। लेकिन तारिक खान जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। भाई, एक फिल्म आई थी अभी, बड़ी फेमस हुई, धुरंधर में एक हमजा था, हमजा, ठीक है, वो हमजा में होता है, हमजा क्या कहा जाता है भाई, हमजा जो है वो दरअसल भारत का एजेंट था जो पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचा रहा था और पाकिस्तान के एजेंटों को खत्म कर रहा था। और एक तरह से वो
भारत की बी टीम था, है ना, भारत की बी टीम था पाकिस्तान में। तो ये इंडी गठबंधन में हमजा कौन है? ये बड़ा मुश्किल है बताना। नहीं, लेकिन बहुत सारे लेकिन मैं ये बात सही है आपकी बातों से। देखिए, जरूर जब पार्टियां जीतती रहती हैं एरोगेंस से भर जाती हैं, और एनडीए चुनाव लगातार जीत रही है, उनका जो एरोगेंस है वो, और कॉन्फिडेंस लेवल और एरोगेंस कह लें, नहीं सर, एक मिनट तारिक भाई प्लीज, आप ये बीजेपी के एरोगेंस वगैरह आपको मैं दूंगा मौका, मेरा आपसे वादा है। मैं देखिए, मैं हमजा क्यों पूछ रहा हूं भाई, आपको ये देखना पड़ेगा ना, जो पार्टियां आपके साथ खड़ी हैं आप उन्हीं को देखिए। पीडीपी एनसी को कहती है कि बीजेपी की बी टीम है, एनसी पीडीपी को कहती है बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कहती है बी टीम है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कहती है बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस लेफ्ट को बीजेपी की बी टीम कहती है, लेफ्ट कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कहती है, टीएमसी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कहती है। तो इतने सारे हमजा हैं, तो भाई वहां तो जो है धुरंधर जाएगा और घुसकर तबाह कर देगा। तो सवाल यह है कि आप जिनके साथ खड़े हैं उन्हीं को आप अपने विरोधियों की बी टीम कहते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें स्टेट और केंद्र दो जगह बातें बढ़ जाती। हम केंद्र के जो मुद्दे हैं उन पे तो सहमत हो जाते हैं, जैसे अभी 4-5 चीजों पे सब लोग सहमत हैं, लेकिन वही बात जब स्टेट पर आती उस पे भी एक गंभीर चर्चा की जरूरत है। अलायंस के अंदर कई स्टेटों में, मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया अलायंस की सरकार होती अगर उसको गंभीरता से लेकर बात की जाती। अगर कोई प्लेयर किसी स्टेट में लीड रोल में है और कांग्रेस समझती है कि पहले वो बहुत बड़ी पार्टी थी, अब नहीं है, इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा, उसके पीछे आकर खड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा छोटा होना पड़ेगा और उसका इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं कि उनके जो स्टेट के लोग होते हैं वहां से कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो डिस्टर्बिंग होती हैं, जिसको आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इंगित किया, वो स्टेट की डिस्टर्बिंग चीजें नहीं होनी चाहिए। तब हम, एक ताकत जरूर है भारतीय जनता पार्टी, उससे लड़ने में सक्षम होंगे। इसको आम आदमी पार्टी को भी समझना पड़ेगा जो कि छोटे भाई की तरह है, और कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा जो कि बड़े भाई की तरह है। अब छोटे भाई बड़े भाई में मध्यस्थता कराने की सारी कोशिश हमारे नेता लगातार करते रहते हैं। ये कोशिश उन्होंने बंगाल में भी की थी, आने वाले समय में यही कोशिश जो स्टेट होने वाले हैं वहां भी की जाएगी। अब समन्वय बनता है, क्योंकि अपनी प्रियोरिटी है भाई, अपनी प्रियोरिटी है। लेकिन तहसीन भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि कल आप जब साथ में आए तो नजरें मिलाकर बात करें। ये ना हो कि इतना कुछ गलत कह दिया कि नजरें मिलाकर ही ना बात कर पाए। आना जाना, अभी हम एनडीए पे कितना डिस्कस करेंगे मैं नहीं करना चाहता, लग रहा है पार्टियां टूटती रही हैं। कांग्रेस टूटी, इन्होंने दूसरी पार्टी बनाई है, जनसंघ दूसरी पार्टी बन गई, ये सब होता रहा है। लेकिन मेरा फिर से वही सवाल है कि अगर अलायंस में है तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो स्टेट लेवल पे आ रही है। उस पे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम स्टेट में, अगर अलायंस, इंडिया अलायंस बैठकर बात करे कि जो लीड प्लेयर है उसके आज उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो जो कहेगा उसको मानना पड़ेगा, तो एक अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है। जो तारिक भाई कह रहे हैं अनुराग, वो एक रास्ता हो सकता है, वो ठीक है भाई। आपको दुश्मनी स्टेट में इतनी ना करो कि इसका असर सेंटर पे दिखने लगे, ठीक है ना, और साथ साथ ये भी कि आपको स्टेट में छोटा बनना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, अभी उत्तर प्रदेश का उदाहरण हमारे सामने है, अभी सपा की तरफ से क्या कहा गया और कांग्रेस की तरफ से क्या कहा है। कांग्रेस के कुछ नेता अभी भी वहां पर सपा को बड़ी पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं, जबकि कांग्रेस की क्या स्थिति हम सब जानते हैं। अभी बात हो रही थी कि भाई दुश्मनी इतनी रखो, लेकिन अभी अगर मैं केरल का उदाहरण उठा के देख लूं, केरल में राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाई ये तो ड्रग्स का अड्डा बना दिया है केरल को सीपीएम ने, सीपीएम के लोग बी टीम है, ये लोग जो है सिंडिकेट बना रखा है, ये कर रखा है, वो रखा। तो ऐसी सब चीजें क्या चुनावी जुमले होते हैं, बाद में सब भूल जाएं। देखिए अशोक जी, जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस जो भी बोले, ये एक शेल कंपनी की तरह है, जिसका काम ये है कि जब साल में एक बार जब रिटर्न भरना होता है तब उसे निकाला जाता है, उसका रिटर्न फाइल होता है, बाकी फाइल फिर वो कूड़े में डाल दी जाती है। तो यही इंडिया अलायंस की हालत है। जब चुनाव आता है तब इस पर चर्चा शुरू होती है, अलायंस होगा नहीं होगा, पूरा होगा आधा होगा। अभी चूंकि वेस्ट बंगाल हारे हैं, यूपी की तैयारी है, तो अब फिर इंडिया अलायंस की बातें शुरू हो गई। 25 पार्टियां इकट्ठी हो गई, 20 पार्टियां इकट्ठा हो गई, ये नहीं आए वो आए। उसके बाद क्या होगा, फिर आखिरी मोमेंट तक चलता रहेगा कि अब अलायंस हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या ये है, जो इंडिया अलायंस का जो मूल है वो ये है कि मुस्लिम वोट बैंक डिवाइड ना हो, इसके अलावा कुछ नहीं है।
कि वेस्ट बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस और टीएमसी के बीच में कहीं डिवाइड ना हो जाए, बिहार में कहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच में डिवाइड ना हो जाए, यूपी में कहीं समाजवादी पार्टी डिवाइड नहीं हो जाए और बड़ा शंख किसके पास अच्छा, क्योंकि ये जो पार्टियां बनी ये कांग्रेस से ही मुस्लिम वोट बैंक तो लेके बनी है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कांग्रेस के नेता सैयद मसनून ने अभी जो है उत्तर प्रदेश को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का इस्तेमाल करती है। ये जो है, अब सोचिए ये गठबंधन एक गठबंधन है, लेकिन वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का इस्तेमाल। अशोक जी, मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लेना चाहूंगा। अब समस्या यही है, क्या समाजवादी पार्टी जो वोट बैंक उन्होंने लेके पिछले 20 साल 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, क्या वो वापस कांग्रेस को दे देंगे? क्या लालू प्रसाद यादव जी जो कांग्रेस से उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक छपटा था वो क्या वापस दे देगा? क्या ममता दीदी वापस दे देती? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब इंडिया अलायंस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कौन इसका नेता है। इसका सबसे बड़ी उस चीज को आप समस्या कहां है? देखिए, लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी हैं, आप माने ना माने वो हैं। कांग्रेस के पास 100 सीटें 99 सीटें हैं, सबसे बड़ा दल है इंडिया अलायंस का, आप माने ना माने वो सच्चाई है। और अगर कांग्रेस से कोई नेता बनना है तो नेहरू गांधी परिवार के बियॉन्ड नहीं जाया जा सकता है। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो एक परिवार के आगे नहीं सोच सकती है। तो अगर आज चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे टीएमसी के मित्रों जो भी हो, जिस दिन तक ये नहीं मान लेंगे कि भैया राहुल गांधी के बिना इंडिया अलायंस का कोई वो नहीं है, कांग्रेस आपके साथ ही नहीं आएगी। जब तक उस पार्टी का, उस परिवार का एक ही तो ध्येय है, भाई राहुल गांधी को किसी ना किसी तरह प्रधानमंत्री पद पे देखना है। आप वही खत्म कर देंगे तो किस बात की अलायंस, क्यों राजनीति कर रहे हैं? तो भाई अगर आप लोगों के लिए समझने की जरूरत है कि अगर आप इंडिया अलायंस का भविष्य चाहते हैं तो राहुल गांधी जी को आपको नेता मानना पड़ेगा। लेकिन वो ठीक है, पर राहुल खुश हो या तो नाराज हो, पर जब राहुल गांधी, आ रहा हूं आरपी सिंह जी, पर जब राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहां उनको अखिलेश यादव को नेता स्वीकार करना पड़ेगा, वहां छोटा बनना पड़ेगा। अगर वो बिहार में जाएंगे तो आरजेडी को वहां पर तेजस्वी यादव को नेता स्वीकार करना होगा। लेकिन कम से कम बिहार का उदाहरण या उत्तर प्रदेश या मैं कह रहा हूं दिल्ली का उदाहरण, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की क्या स्थिति है छुपा नहीं है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई हमारे नेता केजरीवाल तो कांग्रेस के लिए गए सब जगह पर सपोर्ट उनके लिए प्रचार करने, लेकिन राहुल गांधी का, कांग्रेस का कोई ठीक ठाक नेता भी आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करने नहीं आया। तो कांग्रेस अगर इस तरह से ऐंठ में रहेगी तहसीन, तो फिर सवाल है कि गठबंधन कैसे बनेगा? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे अगर आप उदाहरण दें उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश जी बड़े नेता है और सपा बड़ी पार्टी है। राज्य के चुनाव में अलग विषय है, देश के चुनाव में अलग विषय है। और केरल में जहाँ दोनों पार्टी बराबर है, जैसे वामपंथी पार्टी और कांग्रेस, वहां पर आप एक अच्छी फाइट कर सकते हो। लेकिन केरल में भी जो लड़ाई हुई, जो दोनों पार्टी के बीच में लड़ाई हुई, इससे कोई रिश्ते खराब नहीं हुए, तो उस पर तरह की राजनीति करना होगा। आज इस पूरे डिबेट में अगर आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुना होगा, हम सब बात कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ, इनकी ये उम्मीद करते कि राहुल गांधी जेल में क्यों नहीं गए, हम लड़े कि अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं जाना चाहिए। ये बात बार बार होती है। आप बिहार के भी चुनाव में जाओ, जब बिहार में हम वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे, जब हम कहते पार्टी को किस तरह से तोड़ा जा रहा है, आम आदमी पार्टी ने मजाक उड़ाया कांग्रेस का। ऐसे नहीं होता। आज आपके साथ वो चीज हुई है। तो आपको एक अलायंस के अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला आपको फॉलो करना होगा। अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल सक्षम नेता है, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं है, लेकिन कौन प्रधानमंत्री बनेगा वो तय करेगा। अभिषेक जी 30 सेकंड, फिर मुझे आरपी सिंह जी को समय देना है। 30 सेकंड चलो। अशोक जी आपके पास ज्यादा समय नहीं, मैं 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। आम आदमी पार्टी का वर्तमान समय में जो गठबंधन है, देश के युवाओं के साथ है, महिलाओं के साथ है, वंचित दलित पिछड़ों के साथ है। हम उनके साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। जहां पे कांग्रेस रहेगी वहां चिमटे से भी नहीं टच करेंगे हम लोग उस गठबंधन। ये मैं बड़े ही जिम्मेदारी समर्थन लेके पहली बार सरकार उन्हीं से बनाई थी। ये मुफ्त बात हो रही है। मैं उसमें दिल्ली वाले बोल देता हूँ जो गठबंधन की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं लिया था, अल्पमत में हमने सरकार चलाई थी। गठबंधन सरकार और अल्पमत सरकार में अंतर होता है, और यही कारण था वीरप्पा मोइली के खिलाफ हम लोगों ने FIR दर्ज कराया था, शीला दीक्षित के खिलाफ FIR दर्ज कराया था। मतलब उन्हीं से समर्थन लेकर सरकार बनाई, उन्हीं पे FIR कर रहे हो। ओके आरपी सिंह जी। आम आदमी पार्टी गैंगस्टर्स के साथ है, पंजाब में खालिस्तानियों के साथ है, नशा करने वालों के साथ है, नशा का धंधा करने वालों के साथ है, जो माइनिंग करते हैं, जो सैंड माइनिंग का धंधा करते हैं, उनके साथ है। ये है आम आदमी पार्टी। और दूसरी बात,
अरे जो लोग अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे वो गठबंधन संभालेंगे। फिर ये डकैत लोग बोल रहे हैं, ये भाजपा लोकतंत्र से डकैत है। अभिषेक जी अभिषेक जी रुकिए बोलने दीजिए प्लीज 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 प्लीज। हाँ आरपी सिंह जी बहुत देर बाद मैं उनको मौका दे रहा हूँ। कर्नाटका कितनी अभी तक संभला नहीं, कर्नाटका अभी तक संभला नहीं। अभी अशोक गहलोत ने झंडा फेर खड़ा कर दिया वहां पर अपना राजस्थान के अंदर। अपनी पार्टी संभल नहीं रही। आम आदमी पार्टी से अपनी पार्टी संभल रही है, दूसरों की बात करते हैं। सर पहले अपनी अपनी पार्टी संभालो फिर गठबंधन की बात करनी चाहिए। ओके पहले अपनी अपनी पार्टी संभालो फिर गठबंधन। एक छोटी सी लाइन, हाँ बोल दिए 30 सेकंड तारिक भाई 30 सेकंड। जरा सी बात मैं अपने आम आदमी पार्टी के बड़े भाई से कहना चाहता हूँ। बड़े भाई यही बात ममता दीदी भी कह रही थी कुछ दिन पहले, इसलिए मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ कि जब साथ रहेंगे तभी लड़ पाएंगे। ताकत वो भी मजबूत है, उनको तारिक भाई आपके भी नहीं है, ठीक है हम जान लेंगे। मगर फिर भी साथ बैठेंगे, जब साथ बैठेंगे तभी लड़ पाएंगे, वरना बहुत सी दिक्कतें आने वाली स्टेट में होंगी जहां आप सरकार में हैं अभी वहां भी। इसलिए बेहतर है कि हम मिल बैठकर हमारे जैसे लोग मध्यस्थता करें और हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आए। चलिए मुझे लगता है कि यही बात हो सकती है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर बनेगा तो शायद लड़ पाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि इतने 2023 में गठबंधन बना था और आज तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर एक ही प्रोग्राम है और वो है मोदी को हराना है। और मुझे लगता है नेगेटिव जो पॉलिटिक्स होती है, नेगेटिव एजेंडा जो होता है, इस देश की जनता वो स्वीकार नहीं करती। आप अपना पॉजिटिव अल्टरनेट एजेंडा तो लेकर आएं, और उससे भी पहले जरूरी है कि आपस के जो झगड़े हैं पहले आपस के झगड़े सुलझा लीजिए, उसके बाद बीजेपी से लड़ेंगे। अभी क्या बात होती है बीजेपी से लड़ने की, लेकिन आपस में झगड़ा होता है वो हर जगह दिखाई दे रहा है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अनुमति दीजिए, सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।